स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने रेस्पिरेशन को बहुत अच्छे से स्टडी किया, नो डाउट। क्वेश्चंस भी पूरे किए, मॉड्यूल के किए प्रीवियस ईयर। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो है फोटोसिंथेसिस। फिजियोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक फोटोसिंथेसिस। इसे भी अच्छे से पढ़ें, एक एक बात को समझें, प्लस हम इसके भी क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे, ये कंफर्म है। मैं आपको अभी से बोल रहा हूँ, पूरे मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, है ना। इसको अच्छे से और पढ़ें तो फिजियोलॉजी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो कवर अप हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो फोटोसिंथेसिस है क्या? हिंदी में से प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, ठीक है, या हम कहें तो प्रकाश। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन या निर्माण। क्या? निर्माण। प्रकाश की उपस्थिति में सब्सटेंस का निर्माण हो रहा है, तो वो कहलाएगा फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ ये सनलाइट है, क्या है? सनलाइट। सनलाइट मतलब फोटो, लाइट। कहाँ पहुँच रहा है? ये कौन है? लीफ। नॉर्मली हायर प्लांट की हम बात कर रहे हैं। लीफ है, इसमें ग्रीन होगी, कैसी है? ग्रीन पार्ट है, मीन्स क्लोरोफिल है इसके अंदर। CO2 को इनटेक किया जा रहा है, O2 प्रोड्यूस की जा रही है, और यहाँ निर्माण हो रहा है इस ग्लूकोज का। किसका निर्माण हो रहा है? ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो लाइट की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो कहा जाता है कि पौधे मृदा से जड़ों की सहायता से जल अवशोषित करते हैं, वायुमंडल से CO2 लेते हैं, और प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के हरे भाग ग्लूकोज ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इस प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो समझें, पौधों के हरे भाग, पौधों के हरे भाग प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 तथा मृदा से H2O प्राप्त कर C6H12O6 तथा O2 का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, ठीक है। लाइट की उपस्थिति में ये सारा प्रोसेस हो रहा है, मतलब यहाँ पर सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। कह सकते हैं प्रकाश
संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है जो भोजन के रूप में अन्य जीवों को प्राप्त होता है। ठीक है, तभी एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी में अधिकांश पौधे हैं, कुछ जीवाणु भी आते हैं, बीजीय आता है ना। तो प्रकाश संश्लेषी जीव स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं जैसे अधिकांश पादप कुछ जीवाणु। ठीक है, इसमें आते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एवं नील हरित शैवाल। ये कहीं ना कहीं स्वपोषी की श्रेणी में रखे जाते हैं। अब एनसीईआरटी ने कुछ और भी कहा है, तो वो ये कहा है कि प्रकृति में सनलाइट इज ए अल्टीमेट रिसोर्स ऑफ एनर्जी इन नेचर। इकोसिस्टम जब आप पढ़ते हो तो आप इस बात को समझ लो कि रासायनिक ऊर्जा के रूप में जो भोजन बनाया जाता है सौर ऊर्जा के कन्वर्जन से, वो प्रकाश संश्लेषी जीव ही संपन्न करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता, अच्छा वहाँ से ये एनर्जी कहाँ ट्रांसफ़र होती है? अन्य जो खाद्य स्तर होते हैं, ट्रॉफिक लेवल होते हैं, उनमें ट्रांसफ़र होते हैं। तो दो सेंटेंस से बात को समझिए। एनसीईआरटी ने स्पष्ट लिखा है इंट्रोडक्शन में कि प्रकृति के सभी जीव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं या स्वपोषी जीवों पर निर्भर करते हैं। अच्छा, और एक सेंटेंस है सनलाइट इज ए अल्टीमेट रिसोर्स ऑफ एनर्जी इन नेचर। पूरी प्रकृति में सौर ऊर्जा ही है, वही ऊर्जा विभिन्न जीवों तक पहुंचती है। तो कैसे? सौर ऊर्जा को पौधे यानी कि स्वपोषी जीव, प्रकाश संश्लेषी जीव रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और वो रासायनिक ऊर्जा फिर अन्य जीवों तक पहुंचती है भोजन के रूप में, चाहे वो शाकाहारी जीव हो चाहे वो मांसाहारी जीव हो।
तो हम इन दोनों को जरूर लिखना चाहेंगे। सभी जीव खासतौर से विषमपोषी सभी जीव भोजन के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में पौधों पर निर्भर होते हैं। पौधों या स्वपोषी पर निर्भर होते हैं। ठीक है, यही हमें एक सेंटेंस और लिखना होगा। क्या? सनलाइट is a ultimate resource of energy in nature. सौर ऊर्जा प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, और यही एनर्जी हमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म तक मिलती है या पहुंचाई जाती है। अब हम उस प्रकाश संश्लेषण की एक बार इक्वेशन बनाना चाहेंगे। ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए कैसे। तो इक्वेशन क्या हुई? इक्वेशन है CO2 प्लस वाटर एरो C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O वाटर। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए तो 6 CO2 यूज होते हैं, 12 वाटर मॉलिक्यूल यूज होते हैं, 6 O2 प्रोड्यूस होते हैं और 6 वाटर के मॉलिक्यूल अगेन प्रोड्यूस किए जाते हैं। यहाँ कौन आता है? यहाँ रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है? तो रिक्वायरमेंट है सनलाइट। कौन? सौर ऊर्जा जिसे आप कह सकते हो। और ठीक है, ये सनलाइट। और यहाँ आएगा क्लोरोफिल या प्रकाश संश्लेषी वर्णक। प्रकाश संश्लेषी वर्णक। ठीक है, ऐसे प्रकाश संश्लेषी वर्णक की प्रेजेंस में ये सारा काम चल रहा है। अब यहाँ बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है, वो ये कि यहाँ पर CO2 का तो होता है रिडक्शन। क्या होता है? CO2 का क्या होता है? CO2 का होता है रिडक्शन। किसमें? C6H12O6 में। नहीं, इससे नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम यहाँ समझें, CO2 का तो हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। किसमें?
C6H12O6 यानी कि ये कौन है? ग्लूकोज। कौन है ये? ग्लूकोज। क्लियर। और पानी का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। वाटर का क्या हो रहा है? यहाँ ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है। तो पूछा जाता है कि ये एक रेडॉक्स प्रोसेस है कहीं ना कहीं। इसमें हम देख पा रहे हैं कि CO2 रिड्यूस होके रिड्यूसिंग पावर की प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और पानी से ही ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। और ये चीज़ कैसे होती है? वाटर कैसे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करता है, इस चीज़ को हम यहीं पर एक बार समझ लेते हैं। हालांकि इसे हम फर्टिलाइजर वाटर में भी एक्सप्लेन करते हैं आगे चल के। तो यहाँ पर आखिर पानी कहा जाता है कि ये बात वॉन नेल ने एक्सप्लेन की थी। कैसे? O2 के एक O2 एक अणु को उत्पन्न करने के लिए जल के दो अणुओं की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। ठीक है। कैसे समझें? 4H2O को लेते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएंगे 4H पॉजिटिव प्लस 4OH नेगेटिव। क्लियर। फिर हम लेते हैं 4OH नेगेटिव को, ये कन्वर्ट हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4OH में। क्लियर। अब अगर अपन 4OH को लें ऐसे, तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? तो 4OH के लिए देखो, OH 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 एंड OH। तो यहाँ से क्या निकला है? वाटर। यहाँ से क्या निकला है? ये वाटर। तो ये कौन हो गया? H2O। कितने मॉलिक्यूल? 2। ये कौन बन गया? O2। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? एक O2 का प्रोडक्शन हुआ प्लस 2 वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए। अब आपने इक्वेशन को बैलेंस करना समझा होगा केमिस्ट्री के अंदर। तो आप देखें 4OH 4OH 2H2O 4H2O यानी कि 2 4OH 4OH। अब फाइनल इक्वेशन क्या बचती है? 2H2O एरो बचते हैं 4 प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 O2। ये जो इक्वेशन हम देख रहे हैं, ये इक्वेशन NCERT में लिखी है। कहाँ? NCERT ये लिखी है वहाँ पर। तो एक ऑक्सीजन, यहाँ मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो वाटर के ऑक्सीडेशन से हो रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ इस तरीके से आप इक्वेशन में देखें। इसमें एक और NCERT ने इंट्रोडक्शन में ही कहा है कि प्रकाश संश्लेषण एक फिजिको केमिकल
भौतिक रासायनिक अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, ये शब्द है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। प्रकाश संश्लेषण इज ए फिजिको केमिकल रिएक्शन। तो देखो, हमने पिछले लेक्चर में आपको हिंट नहीं दिया था इस बात का कि आप इन्हें पढ़ें, ठीक है। तो हमने ये टॉपिक स्टार्ट तो कर दिया है, आप लोग इसे स्टडी करें, ओके। तो इसके बाद में कुछ अन्य सेगमेंट भी आते हैं। फोटोसिंथेसिस में कुछ एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट पर अब बात करते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो क्या क्या है ना, तो उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट पर बात करी गई है। अभी मैंने आपको सिर्फ फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन एक्सप्लेन की है ना। तो आगे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो इसे सिद्ध करने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कुछ पत्तियों में संपन्न कराई गई। जैसे एक हरे रंग की पत्ती है और एक चितकबरी पत्ती है। चितकबरी मतलब वेरीजिएटेड। चितकबरी पत्ती में जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस थी या प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो अपेक्षाकृत ग्रीन के कम बनता है, ठीक है। तो ये बात करी जाए। अच्छा जी, अब हम एक हेडिंग जोड़ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस, या फिर हम देखें तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यूटिलिटी ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपयोगिता इसे चेक करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर दो तरीके की पत्तियों को लिया गया है ना। एक है ग्रीन लीफ, कैसी ग्रीन लीफ, ठीक है। ये दिस इज ग्रीन लीफ। अच्छा, इस पर लाइट आती है, फोटोसिंथेसिस होती है, लाइट, तो यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो मैक्सिमम ग्लूकोज फॉर्मेशन, ग्लूकोज या फिर स्टार्च फॉर्मेशन किसके रेस्पेक्ट में, ये एक और लीफ है जिसे हम वेरीजिएटेड लीव्स कह सकते हैं, चितकबरी पत्ती नाम दे सकते हैं। इस पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हरा रंग नहीं है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इस तरीके की लीफ है, वेरीजिएटेड लीव्स, मतलब ये चितकबरी पत्ती है। कुछ आपने देखे होंगे ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं जिन पर कुछ अदर कलर के पॉइंट्स होते हैं। नॉर्मली उन पॉइंट्स पर लीव्स नहीं होती, ठीक है। तो ये कहलाएगी चितकबरी पत्ती। ग्रीन लीफ है, ये है वेरीजिएटेड लीफ, चितकबरी पत्ती, चितकबरी पत्ती है, पत्ती ये
अब इसमें क्या हो रहा है, इसके रेस्पेक्ट में कम लेस स्टार्च फॉर्मेशन कब, जब इसको भी सफिशिएंट लाइट दी जा रही है। ये लाइट है और लाइट की प्रेजेंस में हम देखें तो ये ग्रीन लीफ है, ये वेरिजिएटेड लीव्स है। तो ये जो लीफ है इसमें कम स्टार्च बन रहा है क्योंकि इसमें कम क्लोरोफिल है और इसमें क्लोरोफिल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जहाँ पर क्लोरोफिल का कंसंट्रेशन लीफ में ज़्यादा होगा वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस को दर्शाएगा। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूव होती है, सिद्ध होती है, कह सकते हैं। है ना, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल वर्णक का होना आवश्यक होता है। ठीक है, होता है। तो इससे ये बात सिद्ध हो गई। ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं, मैं उन्हें आपको ऐसे डायग्रामेटिक फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब दूसरी चीज़ आती है क्या, यूटिलिटी ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश में, संश्लेषण में प्रकाश की उपयोगिता होती है, ये बात कैसे प्रूव की जाए। तो इसके लिए एक पत्ती ली गई। ठीक है, ये इस तरीके की लीफ ली गई और इस लीफ पर क्या किया गया, एक ऐसे यहाँ पर एक स्ट्रिप लगाई गई। स्ट्रिप किसकी थी, ब्लैक कलर की जो एक सीट थी उसकी यहाँ पर एक स्ट्रिप लगाई गई, ब्लैक सीट, या कह सकते हैं कि ब्लैक जो कार्बन आता है उसे यहाँ पर कवर्ड कर दिया गया इस पॉइंट पर। तो जब ये ब्लैक स्ट्रिप लगाई गई तो उसमें हो क्या रहा है, अल्टीमेटली जो ब्लैक पॉइंट होगा या ब्लैक स्ट्रिप होगी वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचेगी। तो ये जो सनलाइट है यहाँ पर, ठीक है, दिस इज सनलाइट, ये तो सनलाइट जो चीज़ है वो उन पॉइंट्स पर पहुँच जाएगी जहाँ पर स्ट्रिप नहीं है। तो कह सकते हैं ये पॉइंट कौन सा है, एब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक है, और ये कौन है, प्रेजेंस ऑफ लाइट। अच्छा, ये है ब्लैक स्ट्रिप। स्ट्रिप मतलब पट्टी, ये काली पट्टी इस पर लपेटी गई है, ब्लैक स्ट्रिप। ठीक है, तो जहाँ पर लाइट पहुँच रही है वहाँ तो स्टार्च का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन जहाँ लाइट नहीं पहुँच रही है
वहाँ स्टार्च का निगेटिव टेस्ट आता है। स्टार्च के लिए आप नहीं जानते हो तो याद रखना, आयोडीन टेस्ट लगाया जाता है। आयोडीन उस पॉइंट पर लीफ पर ऐड किया जाए जहाँ पर कि स्टार्च है तो वो ब्लू कलर देता है, लेकिन जहाँ स्टार्च नहीं है वहाँ वो ब्लू कलर लीफ शो नहीं करती। तो फिर इस पर स्टार्च का टेस्ट लगाया गया, ठीक है। तो यहाँ ब्लैक स्ट्रिप है, काली पट्टी है, और ये नॉर्मल एक लीफ है। ब्लैक स्ट्रिप ऑन ए लीफ, एक पत्ती पर काली पट्टी है। अब इस पर क्या किया गया, आयोडीन टेस्ट लगाया गया। क्या, आयोडीन टेस्ट लगाया गया, ठीक है। आयोडीन जब टेस्ट लगाया गया तो क्या हुआ, ये जो लीफ थी उसमें ये जो स्ट्रिप रीजन था, इस स्ट्रिप रीजन पर क्या हुआ, इस स्ट्रिप रीजन पर यहाँ ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये स्ट्रिप रीजन है, पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट। तो यहाँ क्या है, मैक्सिमम स्टार्च, और यहाँ क्या है, मिनिमम स्टार्च का एब्सेंट, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा आएगा, निगेटिव, कैसा आएगा, निगेटिव आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट यहाँ पर आता है निगेटिव। तो निगेटिव ये शो कर रहा है कि एक्चुअली इस पॉइंट पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है। अब आप समझ सकते हो कि जहाँ पट्टी है, काली पट्टी उस लीफ पर लगाई गई है, ओबियसली वहाँ लाइट नहीं पहुँचेगी। लाइट नहीं पहुँचेगी तो स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगा, स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगा तो आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव वहाँ नहीं आएगा। तो ये सिद्ध करता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की उपयोगिता जरूरी है, ठीक है। तो कह सकते हैं प्रयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की उपयोगिता सिद्ध होती है, ये वो एक्सपेरिमेंट है जो ये शो करता है कि हाँ, लाइट इज नेसेसरी एलिमेंट फॉर क्या, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इज दैट क्लियर? आसान है। सबसे पहले तो उसमें क्लोरोफिल की ज़रूरत है, इसके लिए चितकबरी और हरी पत्तियों का उपयोग किया गया, फिर एक काली पट्टी का उपयोग किया गया। क्लियर? ये अब एक और एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर, उसे ज़रा देखा जाए, है ना। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। क्या? यूटिलिटी ऑफ CO2 इन फोटोसिंथेसिस। इसमें CO2 की उपयोगिता के बारे में दर्शाया गया है। क्लियर?
यूटिलिटी ऑफ CO2 इन फोटोसिंथेसिस। तो इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इसे एक मोल्स करके साइंटिस्ट हुए, मोल्स एक्सपेरिमेंट। तो अगला जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। क्या प्रकाश संश्लेषण में CO2 की उपयोगिता, CO2 की उपयोगिता, क्लियर। इसी को कहते हैं मोल्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है। ये क्या कहता है, इन्होंने एक प्लांट लिया। क्या लिया? ये एक प्लांट है गमले के अंदर, ठीक है। ये एक प्लांट है ऐसे, यहाँ पर इसकी रूट्स हैं, ऐसे। ठीक है, ओके। ये अब इसकी एक पत्ती होती है, उसे इन्होंने बोतल के अंदर रखा। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको। इसी को कहते हैं हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। इस तरीके से ये प्लांट, अभी इस लीफ को बाहर रिमूव नहीं किया, याद रहे। इसमें ये लीफ है और इस लीफ को एक बोतल के अंदर कवर किया गया, ऐसे। बोतल में इसे कवर्ड कर दिया गया, क्लियर। इसमें आधा हिस्सा बाहर है, आधा हिस्सा ये इस बोतल के अंदर कॉर्क रीजन में है। किसमें है? एक कॉर्क लगा दिया गया और इस कॉर्क से आधी पत्ती को अंदर रखा गया और आधी को बाहर। इसमें कॉटन रखा गया। क्या? कॉटन। ये है कॉटन। इसमें क्या प्रेजेंस है? QH विथ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी रखा गया इसमें। अब ये अगर यहाँ पर ये अगर CO2 पहुँचती भी है इसके अंदर, तो इस CO2 को ये KOH एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ क्या किया गया? एक स्टैंड लगाया गया। इस स्टैंड पर इसे रख दिया गया कुछ इस तरीके से, ठीक है।
इस स्टैंड पर, चलो ऐसा बना देते हैं, इसे लगा दिया गया, एक स्टैंड है और ये स्टैंड इस बोतल को ऐसे ही रखेगा। अब यहाँ पर आती है लाइट, क्या, दिस इज सनलाइट, ठीक है। अब इस सनलाइट से क्या हो रहा है, इस कांच की बोतल है चूँकि, तो सनलाइट अंदर की तरफ लीफ पर भी पहुँचेगी, यहाँ पहुँचती है लीफ पर सनलाइट। अब ये जो सनलाइट यहाँ पहुँच रही है अल्टीमेटली ये से, तो फिर क्या हो रहा है, इसमें फोटोसिंथेसिस होगी। सनलाइट तो इस बाहरी हिस्से पर भी पहुँचेगी ना, इसको कौन रोकेगा। तो सनलाइट इस डायरेक्शन में भी आएगी, ऐसे यहाँ, तो इस हिस्से में तो सफिशेंट एटमॉस्फेरिक CO2 अवेलेबल है, ये यहाँ पर तो CO2 इसको मिल रहा है, लेकिन अंदर का जो बोतल का हिस्सा है उसमें CO2 इसे प्राप्त नहीं हो रहा है। अब जब CO2 की अवेलेबिलिटी पत्ती के इस हिस्से में नहीं होगी तो फिर यहाँ ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब ये बोतल के अंदर का जितना भी लीफ का हिस्सा है वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। वाइट ट्रांसपेरेंट बोतल है तो सनलाइट तो आएगी बोतल के अंदर, लेकिन इस हिस्से में CO2 की उपलब्धता शून्य है। क्यों? क्योंकि अगर बोतल के अंदर भी अगर कहीं CO2 है तो उस CO2 को ये जो KOH कंटेनिंग कॉटन है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो KOH कंटेनिंग जब कॉटन इस रिमेनिंग या उसमें जो वेस्टिजियल या जो बचा हुआ CO2 है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, तो अल्टीमेटली इस हिस्से को CO2 अवेलेबल नहीं होगी। CO2 अवेलेबल ना होने का मतलब है कि यहाँ पर लाइट तो पहुँचेगी, पानी भी पहुँचेगा, लेकिन CO2 नहीं पहुँचेगी, और CO2 नहीं पहुँचेगी तो ग्लूकोज नहीं बनेगा। ग्लूकोज नहीं बनने का मतलब है कि ये हिस्सा भी स्टार्च आयोडीन के लिए निगेटिव टेस्ट शो करेगा, अंदर वाला हिस्सा, और बाहर वाला जो हिस्सा है वो आयोडीन पॉजिटिव टेस्ट को दर्शाएगा। तो ये चीज़ है ना। तो अब बात ये हुई कि अब जो लीफ का हिस्सा है वो आधा हिस्सा कुछ और टेस्ट देने जा रहा है और बाकी हिस्सा जो है वो कुछ और तरीके का टेस्ट देगा। तो यहाँ कहा जा सकता है ये जो आधा हिस्सा है निगेटिव आयोडीन टेस्ट, सॉरी पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट देगा, और ये जो हिस्सा है ये निगेटिव आयोडीन टेस्ट देगा, या इसे भी आप कह सकते हो स्टार्च टेस्ट। क्या? स्टार्च टेस्ट। और वो कैसा हो रहा है? निगेटिव। यहाँ पर कैसा हो रहा है? स्टार्च टेस्ट, पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट, स्टार्च टेस्ट। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, और यहाँ कह सकते हैं नो photosynthesis due to absent of CO2। CO2 की अनुपलब्धता के कारण यहाँ पर ये जो टेस्ट है वो निगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है। अब हम इस एक्सपेरिमेंट के लिए थोड़ा सा लिख देते हैं आपके लिए। तो ये क्या है? क्लियर? तो कह सकते हैं बोतल या कांच की बोतल के अंदर
के अंदर CO2 उपलब्ध नहीं होती है, अतः पत्ती के अंदर वाले भाग में ग्लूकोज अथवा मंड किसे कहते हो, स्टार्च का निर्माण नहीं होता, जबकि पत्ती के बाहरी भाग में होता है, क्लियर। जबकि जो आउटर सरफेस का जो एरिया है जहाँ CO2 उपलब्ध है, तो वहाँ पर ये चीज़ होती है। अतः इस परीक्षण को हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, क्लियर। इसी को हम कहते हैं हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ओके, तो इस तरीके से हमने कुछ एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन किए हैं, और फिर हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें फर्दर और आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे, और उसमें भी कुछ एक्सपेरिमेंट पर स्टडी की जाएगी, ठीक है। आप एक एक चीज़ को ठीक से एनालिसिस करें, समझें। ओके, थैंक यू।